नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर। बच्चों आज थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम लोग एक एग्जाम लेके आए। यूपीएससी सीसेट का आपका एग्जाम हुआ है। आप सभी को पता है कि हम लोग एसएससी बैंक में डील करते हैं, पर चूंकि अभी यूपीएससी सीसेट का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है आपका 28 मई का, 28 मई का, उसमें मैथ्स और रीजनिंग का बहुत शानदार लेवल आया। शानदार लेवल का मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन थे बहुत कॉन्सेप्चुअल थे। कुछ अगर मैं 4-5 क्वेश्चंस को हटा दूं तो सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चे एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं उसमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज के सेशन में आपको मिलने वाला है। लगभग मुझे जो लगा कि टॉप 20 क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। हर क्वेश्चन को देखिएगा, चूंकि वीडियो रिकॉर्डेड है। जब भी आप देख रहे होंगे तो आपके सामने पॉज का ऑप्शन रहेगा। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन देखने के बाद आप वीडियो को पॉज करना, खुद का दिमाग लगाना, फिर देखिए आप लोग उस लेवल पर एनालिसिस कर पा रहे नहीं कर पा रहे, क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और आज एक बात मैं और आपको और कह देता हूं कि आज पूरा एनालिसिस केवल भरत सर आपको नहीं कराएंगे। अभी आप देखना सेशन में आकर के कि कौन बंदा आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताने वाला है। साथ के साथ साथ बहुत मजा आने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखना और वाकई में आप इन 20 क्वेश्चंस को देख के ये ना कह जाए कि सर ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या मैथ्स में, तो फिर आप चाहे सेशन को डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे ये बात पता है कि पूरा सेशन एंड होने तक काफ़ी कुछ नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो बेटा स्टार्टिंग से ही चीज़ों को लाइक शेयर करते रहें और पूरा सेशन अटेंड करें। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है अच्छा था उस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका पूरा पीडीएफ विद सॉल्यूशन मैं आपको व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। जो भी सॉल्यूशन हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे ना उसका पूरा स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा। पर उसके लिए जो स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सर यूपीएससी सीसेट प्रीलिम्स मैथ्स के पेपर का जो सॉल्यूशन कराया गया था उसका पीडीएफ आप लोग सेंड कीजिए, आपको बाकायदा सेंड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से देखिएगा एक बार। मैं सॉल्यूशन साथ के साथ करा रहा हूँ, चूंकि लाइव सेशन नहीं है तो आपको मैं टाइम अलग से नहीं दूंगा। आप वीडियो को पॉज करें, आराम से तसल्ली से सोचें, फिर लगे कि सर नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल आप एनालिसिस को कंटिन्यू कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, बाय लैंग्वेज है। एबीसी और डीएफ दोनों ही 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या का मतलब क्या हो गया बेटा, 3 डिजिट के नंबर है। 3 डिजिट के नंबर है, जैसे कि 123, 252, ये सभी 3 डिजिट के नंबर है। कहना क्या चाह रहा है, ए बी सी डी ई और एफ भिन्न है। भिन्न का मतलब डिफरेंट हो गए। हर एक वर्ड पे फोकस करना। स्टार्टिंग में जो मैंने तारीफ की थी इस पेपर की, ऐसे नहीं कर दी। पूरा पेपर मैंने खुद ने एनालिसिस किया है और जो बंदा दूसरा आने वाला सॉल्व कराने, हम दोनों ने मिलकर के एनालिसिस किया है। तब उनको पता लगा कि वाकई में पेपर का लेवल अच्छा था। क्योंकि यूपीएससी की जो लोग तैयारी करते हैं वो थोड़ा सा मैथ्स बैकग्राउंड से हट करके होता है। वो मैथ्स पे इतना फोकस नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि मेंस में उनका सब्जेक्ट आने वाला है। तो उनके लिए तो भाई पेपर लेवल का था। तो सुनिएगा सभी एक बार, भिन्न का मतलब चारों पांचों जितने भी डिजिट्स हैं वो सभी डिफरेंट है, वो सेम नहीं होंगे। चलो नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं है। शून्यतर नहीं है मतलब किसी को जीरो नहीं मानना है। इस प्रकार के हैं कि ए बी सी प्लस डी ई एफ जोड़ने पे 1111 हो रहा है। तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का मान बताइए। सारे डिजिट्स को जोड़ने पे क्या आने वाला है पूछा गया है। क्वेश्चन जो कह रहा है मैं ब्रीफ कर देता हूं। ए बी सी और डी ई एफ इन तीनों को हम लोगों ने जोड़ा और जोड़ने पर 1111 आ रहा है। 1111 आ रहा है। 6 की 6 डिजिट्स का सम आप लोगों से पूछा गया है। अब आप मुझे बताइए इन सबको जोड़ने पे 1111 कैसे आ सकता है। यहां इन दोनों को सम करने पे 1 आ रहा है, इनका भी सम करने पे कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, इनका भी सम करने पे 1 आ रहा है। मुझे तो केवल इन डिजिट्स को जोड़ करके इनकी वैल्यू बतानी है। 28, 29, 30, 31, 4 ऑप्शंस आपके सामने है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, 28, 29, 30, 31। इन सबको ऐड करने पे 1 कब आ सकता है। देखो लास्ट से लेके चलते हैं ना, लास्ट से लेके चलते हैं। ए प्लस डी 11 आया होगा तभी यहां 1 आ रहा है और यहां कितना आ गया 1, 1 बच गया। क्या इस बात से आप ओके हैं। ए प्लस डी कितना आया होगा, ए प्लस डी 11 आया होगा तभी ये लास्ट में क्या बचा हुआ है 11 बचा हुआ है। अच्छा ए प्लस डी 11 आया होगा, बी प्लस ई कितना आया होगा मुझे बताइए। बी प्लस ई कितना आया होगा कि यहां पर 1 आ सकता है। ए प्लस डी अगर आपका 11 आ रहा है तभी 1 और 1, तो ए प्लस डी तो बेटा फिक्स हो गया। ए प्लस डी की वैल्यू फिक्स हो चुकी है 11। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। ए प्लस डी आपका 11 आया होगा तभी 1 + 1 आ रहा है। अच्छा ए प्लस डी 11 आने के लिए बाकी के जो डिजिट्स हैं बी सी ई और एफ इन सबको जोड़ने पे भी 11 आना चाहिए। तो फटाफट से बताइए बी सी ई एफ 11 कैसे आ सकता है, बताएगा।
चले भाई ना, आपको मैंने काफ़ी टाइम दे दिया और मैं आपसे कह रहा था कि सॉल्यूशन बताने के लिए बीच बीच में कोई ना कोई और बंदा आता रहेगा, तो वो और बंदा कोई नहीं है बेटा, उमेश है, SSC AIR 296। बहुत बार मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ और आगे ऐसे ही हम लोग ना, अभी तो चलो UPSC का एग्ज़ाम था उसका मैं एनालिसिस करा रहा हूँ, ऐसे ही बेटा जल्दी ही हम लोग अनाउंसमेंट वैसे करना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुचेला सीरीज़ के नाम से हम लोग सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं, उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हम दोनों ही आप लोगों को बताया करेंगे। दोनों को बताने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोग देखा करेंगे जो SSC के टॉपर है वो लोग किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, उनका मोटिवेशन किस तरीके से आपको मोटिवेट कर सकता है। तो अभी उमेश आपके सामने सॉल्यूशन लेके आने वाला है कि किस तरीके से इन 6 के 6 डिजिट्स का सम 1111 आ सकता है। प्लीज़ वेट एंड वॉच, देखिएगा और समझना किस तरीके से बच्चे सॉल्यूशंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उमेश प्लीज़। सर इस क्वेश्चन में जैसे हमें दे रखा है 111 सम आना चाहिए, तो सर डेफिनेटली सर जो C और प्लस F है उनका सम सर या तो 0 1 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, नहीं तो फिर 21 होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो 2 डिजिट का सम 21 तो कभी हो नहीं सकता और 0 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नॉन ज़ीरो नंबर दे रखा है, तो कोई भी डिजिट 0 नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट 1 तो हम लेंगे ही। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बचा है 11 का, तो इनका सम 11 होना चाहिए C प्लस F का। तो अगर हम ऐड करेंगे इसके अंदर तो 1 आ जाएगा और जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा और सम है B और E का जो सम है वो भी 1 आना चाहिए फिर से, तो डेफिनेटली B और E है उनका सम 10 होगा, तो 10 प्लस 1 आ जाएगा और फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड है वो कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, तो A प्लस D का सम है वो भी 10 होगा और हमारे पास B प्लस E का जो सम है वो भी 10 होगा। तो इन सब का हम सम करेंगे तो हमारे पास 31 सम आ जाएगा। चले बेटा, बहुत बढ़िया बात। आपने देखा किस तरीके से बिना नंबर्स लेट किए उमेश ने आपको सॉल्यूशन बताया। उमेश ने कहाँ से स्टार्टिंग की मैं आपको फिर से बताता हूँ। उमेश ने कहा सर C प्लस F 1 यहाँ पर तभी आएगा जब C प्लस F 11 आएगा। C प्लस F बेटा आपका 11 हो गया तो यहाँ पर कैरी 1 जा चुकी है। B प्लस E आपका 10 आएगा तभी 10 और 1 11 होगा, तो एक फिर से 1 हासिल जा चुकी है। A प्लस D आपका 10 होगा, 10 और 1 कितना आ गया 11 आ गया। कुल मिला के नंबर्स 10 और 11 के आसपास ही उलझे हुए हैं, तो सबका बेटा अगर आप सम करेंगे तो 10 और 10 20, 20 और 11 कितना हुआ 31, 31 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप नंबर्स लेट करके भी कर सकते हैं, नंबर्स लेट करेंगे डेफिनेटली आपको वैल्यू मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ऐसा कैसा सॉल्यूशन वाकई में आपको PDF की फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर मिलने वाला है। और अगर आपको लगता है कि सर कोई क्वेश्चन हमें कम समझ में आया, डेफिनेटली आप कमेंट करें कि सर इस क्वेश्चन का एनालिसिस हमें कम समझ में आया है, आगे टाइम आने पर उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा, बराबर एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखें सभी। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? डी कोई 3 डिजिट का नंबर इस प्रकार है, 3 डिजिट का नंबर इस प्रकार है कि इसके अंकों के योगफल से अनुपात लघुत्तम है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से हम लोग करने वाले हैं। आपसे बोल रहा है कि डी सर 3 डिजिट का एक ऐसा नंबर है जिसका संख्या के अंकों के योगफल के साथ अनुपात लघुत्तम है। पहले लैंग्वेज को मैं क्लियर कर देता हूं। 3 डिजिट का नंबर लिया गया, सपोज सर 3 डिजिट का नंबर मैंने ले लिया XYZ में Z आपका इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट, Y आपका दहाई का अंक है और X आपका सैकड़े का अंक है। अंकों के योगफल के साथ, अंकों का योगफल हो गया X प्लस वाई प्लस Z। बोल रहा है कि जो रेशो आ रहा है ना, ये रेशो आपका मिनिमम आना चाहिए, ये रेशो आपका मिनिमम आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ किसी भी चीज को अगर कम करना है तो उसके बटे में भारी से भारी चीज लेके आ जाए। मतलब आप XYZ एक ऐसा नंबर लेके चलें कि उसके अंकों का योग ज्यादा से ज्यादा है। अब अगर मैं सोचूंगा कि अंकों का योग ज्यादा से ज्यादा है तो बड़ा फिर X भी बड़ा होना चाहिए बहुत, Y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, Z की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए। तीनों ही सिंगल डिजिट के नंबर हैं। सिंगल डिजिट के सबसे बड़े नंबर कौन से हो सकते हैं मैथ्स में? 7 8 9। अगर मैं 7 8 9 उनको लेके भी चलता हूं
789 मैंने इनका सम कर लिया। 789 अगर मैं लेके चलता हूँ, अब नीचे तो सर बड़ी से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और ऊपर छोटी से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो इन तीनों से जो सबसे छोटा नंबर बनेगा वो बनेगा 789। 789 डिवाइड बाय 7 प्लस 8 प्लस 9, ये आप करके देखिएगा, रेशो कितना आ रहा है आपको पता लग जाएगा। अच्छा, ऐसा करने से हमें ना कुछ खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि ऊपर बहुत बड़ा नंबर हो गया 789, 3 डिजिट में एक काफ़ी बड़ा नंबर है। अब मुझे रेशो छोटा चाहिए, तो रेशो छोटा तभी मिलेगा सर जब ऊपर नंबर छोटा हो और नीचे सम बड़ा हो। तो अब मैं क्या करूंगा, सम को तो बड़ा रखने की कोशिश करूंगा पर ऊपर नंबर छोटा करने की कोशिश करूंगा। अब छोटा कैसे किया जा सकता है, किसी भी नंबर को छोटा करना है तो उसके सबसे पहले वाले नंबर को छोटा कर दो। तो 7 को कितना छोटा कर सकते हैं, आप कहेंगे सर 7 को सबसे छोटा करना है तो 1 लेके आ सकते हो, 0 तो पॉसिबल है नहीं। तो 7 को बेटा मैंने 1 ले लिया और नीचे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आपका 8 और 9 वैसा का वैसा ही है जैसे पहले था, फर्क केवल 7 में पड़ा है, ध्यान रखना। तो ये जो नंबर है 189, ये नंबर सबसे कम रेशो लेके आएगा। अब हमारा आंसर क्या है, उससे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सर सैकड़े और इकाई के अंक में अंतर बताइए, यानी कि सबसे पहले और सबसे लास्ट के नंबर में बेटा डिफरेंस लेना है। सबसे पहले नंबर क्या है 1 और सबसे लास्ट में नंबर क्या है 9। 1 माइनस 9 कितना आ गया, 8 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। जो बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको, जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिस फील्ड में हम लोग डील कर रहे हैं, यानी कि जिन एग्जाम्स की हम लोग जनरली तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, उन सबसे हटकर पेपर होता है आपका यूपीएससी सीसेट का। अब आप देख पा रहे हैं मैथ्स को भी इन्होंने जीके बना दिया। जैसे कि मैथ्स में कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, फॉर्मूले में हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो सब चीज़ें नहीं है, कॉन्सेप्ट, प्योरली कॉन्सेप्ट। तो भैया देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, वो किसी भी सब्जेक्ट में जब घुसेगा तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको देगा, कहीं फॉर्मूले नहीं लग रहे, पैटर्न को समझना पड़ा, क्वेश्चन को समझना पड़ा, तब जाके क्लियरली हम लोग आंसर दे रहे हैं। तो आंसर बेटा किससे आएगा, 189 से। मैं रिपीट कर देता हूँ, ऐसा क्यों है, सबसे बड़ा नंबर तो 789 मिल सकता है पर ऊपर हमें नंबर छोटा रखना है, नीचे वैल्यू वही रखनी है। ऊपर नंबर छोटा रखने के लिए सबसे पहले डिजिट को छोटा किया गया, नंबर लिया गया 189 और सम आ गया आपका 1 प्लस 8 प्लस 9। इससे बेटा जो रेशो आएगा वो स्मॉलेस्ट रेशो आएगा। बाकी आप इनइक्वलिटी बना सकते हैं, मैंने जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इनइक्वलिटी बना के किया था, और ऐसा नहीं है मैं आपके सामने जब खड़ा हूँ तो उससे पहले ना हम लोगों ने एनालिसिस बहुत अच्छे से किया है, तब जाके हम आपको शॉर्ट या फिर कोई भी और मेथड बता पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में डायरेक्टली सोच पाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, उसमें काफ़ी स्टूडेंट बेसिक में जाते हो, बेसिक जाना सही भी है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, ये भी सेव होता जा रहा है और इसको भी हम लोग आपके पीडीएफ की फॉर्म में बिल्कुल टेलीग्राम पर मैं सेंड करने वाला हूँ। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज पढ़िएगा सब एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज है कि 5 धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स, PQRST। इनमें से आर इवन एंड 2 ऑफ देम आर ऑड, यानी कि इनमें से 3 जो है वो सम संख्या है और 2 क्या है, विषम है। अब ये उसने क्लेरिफाई नहीं किया कि सर PQR को इवन मानना है, ST को ऑड मानना है, ऐसा उसने क्लेरिफाई नहीं किया है। ऑर्डर फिक्स नहीं है, यानी आप किन्हीं भी 3 नंबर को इवन मान सकते हैं बेटा और किन्हीं भी 2 को आप क्या मान सकते हैं, ऑड मान सकते हैं, उसके लिए आप फ्री है। चलो ये स्टेटमेंट तो हमें चलो समझ में आ गया होगा पढ़ने के बाद, है ना। बोल रहे कि आवश्यक नहीं है इसी क्रम में, ना कहीं आप इसी लैंग्वेज को पढ़ लो, उसने बोल दिया सर शुरू के 3 इवन है बाद के 2 ऑड है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी को भी इवन किसी को भी ऑड मान ले बस। हाँ एक बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि सर एक चीज़ फिक्स है कि 3 नंबर इवन है और 2 नंबर क्या है, ऑड। इसे बोलते हैं सम, इसे बोलते हैं विषम, इतना आप सभी को पता है। आगे सुनिएगा, अब ये बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि P प्लस Q प्लस R माइनस S माइनस T निश्चित रूप से सम है, निश्चित रूप से इवन है। तो बेटा इवन ऑड के बारे में एक बात मैं आपको बता देता हूं, बात सुनिएगा क्या है। ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन आएगा। दुनिया के कोई भी 2 विषम नंबर आप ले लें, उनको जोड़ के देख लेना, हमेशा एक सम संख्या मिलेगी। 1 प्लस 3 4 होता है, 5 प्लस 3 8 होता है, 7 प्लस 5 12 होता है। तो ऑड प्लस ऑड क्या होगा आपका, इवन होगा। दूसरी बात, अगर मैं सर इवन में इवन जोड़ूं तो ये भी आपको क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा, एक सम संख्या मिलेगी। 4 प्लस 6 2 प्लस 8 1 प्लस 1 तो नहीं होगा,
12 प्लस 16 इस तरीके से सिंगल डिजिट का भी आप लेके चलेंगे तो इवन प्लस इवन आपको इवन मिलेगा, ऑड प्लस ऑड भी आपको इवन मिलेगा। ये दोनों बातें इस क्वेश्चन में काम आएंगी। कैसे काम आएंगे देखिए, अब आप किसी भी 3 को इवन ले लो, मैं फ्री हूं इस चीज के लिए, मैं किसी भी 3 को इवन ले सकता हूं ना। चलो ये मैंने पी क्यू आर को इवन ले लिया, अब सम संख्याओं को जोड़ने पे सम संख्या ही तो मिलेगी, यही तो लिखा हुआ है कि सम संख्या में सम संख्या जोड़ोगे तो सम संख्या मिलेगी, चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो। उसके अलावा मैंने चलो एस और टी को विषम ले लिया, ऑड ले लिया। देखिए बेटा दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आएगा तो ये होगा एस प्लस टी। एस प्लस टी का मतलब विषम प्लस विषम, और विषम प्लस विषम भी क्या हो जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। तो कुल मिला के पी क्यू आर भी इवन नंबर है, एस और टी का कॉम्बिनेशन भी आपको इवन नंबर दे रहा है, और इवन प्लस इवन हमेशा क्या होता है, इवन होता है। तो ये सम संख्या सही है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका राइट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका राइट है। सेकंड को क्या कह रहा है, ये जो दिया हुआ है निश्चित रूप से विषम है, यानी कि ये तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कुछ भी कर लेना तुम, ये हमेशा ऑड आएगा। तो कुछ करके देख लेते हैं, ऑड आएगा नहीं आएगा। अगर किसी भी एक कंडीशन से ये ऑड नहीं आया तो बेटा ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट सही तभी होता है जब वो सारी कंडीशंस को फॉलो करे। अब ये आपसे क्या बोल रहा है कि ये ऑड आएगा। एक काम करते हैं, क्यू और टी ये जो सिंगल सिंगल नंबर है इनको हम लोग ऑड मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। क्यू और टी को मैंने क्या मान लिया, ऑड। 2 संख्याओं को मैं ऑड मान सकता हूं ना, मान लिया मैंने ना। अच्छा बताइए, पी अगर इवन है तो उसका डबल इवन होगा, अगर आर इवन है सम संख्या है तो उसका डबल भी सम संख्या होगी, एस अगर इवन है तो उसका डबल भी क्या होगा, सम संख्या होगी। तो ये सब कुछ मिला करके आपको सम संख्या दे रहा है, इवन दे रहा है। उसके अलावा क्या बचा, उसके अलावा बचा क्यू प्लस टी। अब क्यू प्लस टी भी क्या होगा, ऑड प्लस ऑड, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, इवन हो जाएगा। तो सब मिला करके इवन दे तो रहे। तो किसने कहा कि ये निश्चित रूप से विषम है, ये तो निश्चित रूप से विषम नहीं है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स आ गया। बेटा मुझे पता है कुछ लोगों को लग रहा होगा पता नहीं सर क्या पढ़ा रहा है ना, और मैं भी जब पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है, पता नहीं बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, पर ये फैक्ट है। यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बेसिक से हमें जाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इक्के दुक्के को छोड़ करके सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो इन दोनों का लग रहा है कि विषम को विषम में जोड़ोगे सम संख्या मिलेगी, और इवन को इवन में जोड़ेंगे इवन नंबर मिलेंगे। ये भी आपका सेव हो गया। अगर सेशन को 2-2 3-3 बार भी देखना पड़े बिल्कुल देखिएगा, उसके बाद भी आपको समझना है एकेडमी 9 से 6 या 8 से 6 भी कह सकते हैं, हमेशा ओपन है नानोल के अंदर। आप डायरेक्टली मुझसे आकर मिलकर पूछ सकते हैं कि सर आपने कैसे प्रूफ किया, डेफिनेटली आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, कोई चार्ज नहीं है, चाहे आप एकेडमी के बच्चे हों या ना हो। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर ना। सेव हो चुका है, क्लीन कर देते हैं। नया बोर्ड है और इससे पहले जो बोर्ड था उसके बाद नया बोर्ड आया, तो ये मेरी पहली क्लास है, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि टीचर को बोर्ड चलाना नहीं आता। पिछले 2 साल से हम लोग बोर्ड पे काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा नई चीज़ आती है, टेक्निकली समझने में टाइम लगता है बेटा। रफ हो चुका है, सेव हो चुका है, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल गलती नहीं करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका सॉल्यूशन बताएगा हमारा फेवरेट स्टूडेंट, होनहार विद्यार्थी, और फेवरेट सभी है जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उमेश। तो बेटा गुरु चेला सीरीज आने वाली है, ध्यान रखना, बहुत फायदा होगा सभी लोगों को। शॉर्ट्स भी बनेंगे, वीडियोस भी आएंगी, और जब तक उमेश की ज्वाइनिंग नहीं आ जाती तब तक उमेश आप जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए काम करने वाला है। तो उमेश क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन जनता को बताया जाए। सर इसमें 3 कंडीशन दे रखी है हमें। पी जो है वो प्राइम नंबर दे रखा है, और जो सी है वो कंपोजिट नंबर दे रखा है। तो हम इसे सर लेट करके कर सकते हैं, पी कोई भी प्राइम नंबर मान ले और सी कंपोजिट नंबर मान ले। तो पी को हम लेट कर लेते हैं 2 एंड सी को लेट कर लेते हैं हम 6। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं अब, पी प्लस सी होगा 8। बेटा पी माइनस सी है तो आप कोशिश करें पी को बड़ा माने सी को छोटा माने। तो पी को आप 6 माने और सी को आपको शायद वॉइस क्लियर नहीं होगी, पी को आप 6 मानिएगा, सी को आप 2 मानिएगा। उल्टा करके कर देखो एक बार, पी को 6 माने, सी को 2 माने। पी सर प्राइम नंबर है तो हमें प्राइम नंबर लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो पी 5 लेट कर लेते हैं हम, 5 लेट कर लीजिए। और जो सी है उसे हम लेट कर लेते हैं
तो 4 सो आप पी और सी बेटा नंबर मानो फटाफट से। पी हमने मान लिया, पी 5 ले लेते हैं और सी ले लिया हमने 9। तो पी प्लस सी हमारे पास 14 आएगा और पी माइनस सी हमारे पास आएगा माइनस का 4। तो ये इवन नहीं आ रहा है, ये ऐसा ऐड करने से इवन नहीं आ रहा है। आपको प्रूफ करना है कि इवन आ भी सकता है, नहीं आ सकता। इसने कहा है हो सकता है, इसने क्या कहा है? हो सकता है। हो सकता है का मतलब है मे बी है, और मे बी में अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो पॉसिबल होगी। तो बेटा आपको पी और सी की ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। अच्छा, पी और सी की वैल्यू आपको एज्यूम करनी है। प्राइम नंबर बोल रहा है पी और कंपोजिट नंबर क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है। प्राइम नंबर जैसे इसने क्या बताया बेटे ने? प्राइम नंबर आपको पता लगा कि सर ऐसी संख्या हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, उनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो वो नंबर खुद हो सकता है, एक 1 हो सकता है। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं ना। और सी बोल रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब हो गया जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा मिलेंगे। सबसे छोटे अगर मैं बेटा प्राइम नंबर की बात करूं, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है दुनिया का 2, और 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो प्राइम होने के साथ साथ इवन भी है। प्राइम होने के साथ साथ इवन भी है। तो प्राइम नंबर आप मानिए और कोशिश करिए पी माइनस सी आपका पॉजिटिव आए। तो अगर पी को आप सी से बड़ा लेके चलेंगे तो डाटा डेफिनेटली आप सेट कर पाएंगे। अब इसमें बेटा देखो इमेजिन करना पड़ता है। एग्जाम में आपको मैंने क्या बताया, यूपीएससी सी सेट के एग्जाम में यही तो हुआ। काफ़ी चीज़ें आपको इमेजिन करनी पड़ी, नंबर लेट कर करके बच्चों ने चीज़ें प्रूफ की हैं। बाकी ऐसे डायरेक्टली प्रूफ करने बैठा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो पी और सी क्या ले सकते हैं बताओ बेटा उमेश? पी सी से आपका बड़ा आना चाहिए। अगर मैं पी 7 ले लेता हूँ या पी 9 ले लेता हूँ, पी आपका 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, 11 अगर प्राइम नंबर है और सी अगर कंपोजिट है। अगर हम लोग सी को कंपोजिट लेके चलना चाहते हैं तो सी को हम लोग 4 ले सकते हैं, पर ये इवन नंबर नहीं आएगा। और अगर हम लोग 2 लेके चलते हैं तो भी आपका इवन नंबर नहीं आएगा, कंपोजिट है भी नहीं वैसे भी सी 2। अगर मैं यहाँ पर 6 लेके चलूँ तो 5 आएगा और 11 और 6 17 हो जाएगा, तब भी आपका इवन नंबर नहीं आ पा रहा है। नेगेटिव भी आता है तो आई थिंक कोई इफेक्ट पड़ेगा। कोई इफेक्ट नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं, हम एक बार पी को 2 ले लेते हैं और सी को ले लेते हैं माइनस के 6, है ना बेटा? तो पी प्लस सी कितना आएगा आपका 8, और यहाँ आ गया आपका माइनस के 4। माइनस के 4 कैंसिल होगा तो कितना आ गया आपका माइनस के 2। ये भी क्या हो गया आपका एक इवन नंबर हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नंबर किस तरीके से लेट किए गए, वापस मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं आपको बताया तो हम लोगों ने पी को क्या माना है? 2 माना है, जो कि एक प्राइम नंबर है, और सी को हमने क्या माना है? 6 माना है, जो कि एक कंपोजिट नंबर है। तो बेटा फिर 2 + 6 कितना आएगा? 8। 2 में से 6 गया माइनस के 4, और ये कितना आ रहा है आपका? माइनस के 2 आ रहा है, और ये भी क्या हो गया? एक इवन नंबर हो गया। मतलब क्या है? मतलब ये कि पॉसिबिलिटी है। मतलब क्या हुआ? पॉसिबिलिटी है। इसने भी तो यही लिखा है कि हो सकता है। इसने ये थोड़ी ना कहा कि निश्चित रूप से हो सकता है, जो कि पिछले क्वेश्चन में था। तो ये पॉसिबल है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अच्छा, 2p + c विषम हो सकता है, उसके लिए केस बताएगा अभी उमेश। p × c विषम हो सकता है, उसके लिए भी केसेस बताएंगे। चलिए बेटा उमेश शुरू हो जाए, दूसरे वाले केस को प्रूफ करके बताइए। सर इसके अंदर हम p कोई भी प्राइम नंबर मान लेंगे। लेट सपोज p को हमने 2 मान लिया, और c अगर हमें विषम चाहिए कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो हमें c को ओड मानना पड़ेगा। ओड कंपोजिट नंबर 9 लेट कर सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है बेटा। और तो 2p + c ये 4 हो जाएगा, प्लस 9 इक्वल टू आ जाएगा 13। 13 एक ओड नंबर है सर, तो ये कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाएगी इसमें। बिल्कुल भाई बिल्कुल, है ना। देखो उमेश ने क्या किया बेटा, p की वैल्यू क्या ली है? 2। p की वैल्यू 2 ली, और ये बच्चे को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं बोर्ड पे लेके आया हूँ। बच्चे खुद की डिमांड थी कि सर मेरे की जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ जाती मुझे कुछ करना है, मुझे हेल्प करनी है एकेडमी के बच्चों की भी, और अगर ऑनलाइन में किसी बच्चे को कुछ सिखा पाया तो बेटा मैंने कहा बिल्कुल एकेडमी है ही इसलिए कि जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग बढ़ चढ़ करके कोशिश करें, है ना। इसलिए अब देखना बच्चे का कॉन्फिडेंस किस तरीके से बूस्टअप हो रहा है। पी की वैल्यू कितनी ली बच्चा? पी की वैल्यू 2 ले ली हम लोगों ने। पी चूंकि एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर हो गया। सी की वैल्यू में क्या लेके चल रहा हूँ? 9 लेके चल रहा हूँ। सी एक कंपोजिट है, यानी कि भाज्य है,
और 9 भाज्य संख्या बिल्कुल है क्योंकि 3 का भाग जाता है। सी को मैंने 9 मान लिया, तो पी की वैल्यू 2, सी का मान 9, तो 2 दूनी 4, 4 प्लस 9 कितना आ गया, 13 आ गया। एक विषम संख्या है या नहीं, ऑड नंबर बिल्कुल है, तो ये हो गया सॉल्व। अच्छा तीसरा केस क्या बोल रहा है, पी और सी, पी इंटू सी एक विषम संख्या हो सकती है क्या, पी इंटू सी एक विषम संख्या हो सकती है क्या, फटाफट से मुझे बताइए क्या नंबर आप लेके चलेंगे पी इंटू सी विषम संख्या के लिए। देखिए पी एक विषम संख्या, पी एक प्राइम नंबर है, पी को मैंने 3 मान लिया, सी को मैंने 9 मान लिया, मान सकता हूँ नहीं मान सकता मुझे बता दो जरा। पी एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, सी कंपोजिट है यानी कि भाज्य है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 तिया 27 आएगा, और 27 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो देखो ये सोचना पड़ेगा, बिना वैल्यू पुट किए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाना मुझे तो नहीं लग रहा किसी तरीके से पॉसिबल है या फ्रूटफुल भी है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हुए, सारे सही हो गए क्या, 1 2 3 सारे हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वैल्यूज हमने आपके सामने रख दी, इस तरीके से हम लोग नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये हुआ इसके स्क्रीनशॉट, और आराम से आप लोग नोट्स के अंदर इसका लुत्फ उठाइएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 5, 3 अंकों की संख्या ए बी सी को डी से गुणा करने पर 77 डबल डी प्राप्त होता है। तो बताइए ए बी सी और डी भिन्न शून्यतर है, मतलब कि चारों डिजिट अलग अलग भी हैं, और शून्यतर का मतलब होता है नॉन जीरो, जीरो नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आएगा। देखिए डी से गुणा करने पर 37 डबल डी आ रहा है। आप पहले मुझे बताइए 37 डबल डी 4 अंकों की संख्या है या नहीं, 4 अंकों की संख्या है या नहीं। जैसे मैंने मान लीजिए एक नंबर लिया 3740, तो क्या 3740 को मैं 3700 प्लस 40 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। उसी तरीके से 37 डबल डी को मैंने लिखा बेटा 3700 प्लस डबल डी बचेगा। अब डबल डी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10D प्लस डी, 10D प्लस डी को मैं डबल डी लिख सकता हूँ, तो यह आ जाएगा आपका 11D। और इसमें किससे भाग जाएगा, डी से भाग जाना चाहिए, डी से भाग जाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एबीसी को डी से गुणा करने पर ही तो ये आया है, और एबीसी एक फिक्स नंबर है। अगर ये फिक्स नंबर है तो डी का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, इसलिए हम लोग आपसे कह रहे हैं कि डी का मल्टीपल होना बहुत जरूरी है। तो सुनिएगा सभी एक बार, 11D में तो डी का भाग चला गया 11 बार, अब बचा 3700 में डी का भाग जाना चाहिए। अब 3700 में देखिए सिंगल डिजिट में किस किस का भाग जा सकता है। 3700 में सिंगल डिजिट में एक तो 2 का भाग जा सकता है, एक आपके 3 का भाग तो नहीं जाएगा। एक सेकंड, अब इसमें चलिए अभी तो मैं इसको यहां से हटा देता है। 2 का भाग जाएगा, 4 का जाएगा, नया बोर्ड है अभी टाइम लगेगा, 5 का भाग जाएगा, 2 का, 3 का, 5 का भाग जाएगा। सिंगल डिजिट में इन्हीं का भाग जा सकता है ना। अब देखिए क्या क्या आप डी को लेके चल सकते हैं, आप इसको 2 लेके चल सकते हैं, आप इसको 4 लेके चल सकते हैं, आप यहाँ इसको 5 लेके चल सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 लेके चलता हूँ, डी की वैल्यू को मैंने 5 मान लिया, तो नंबर हो जाएगा आपका 3755। 3755 ए बी सी को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 3755 आप देखेंगे पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ए बी सी एक ऐसा नंबर निकल के आएगा जिसमें कोई ना कोई डिजिट रिपीट हो रहा होगा, ए बी सी डी में से कोई ना कोई 2 डिजिट रिपीट हो रहे होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 5 आप नहीं लेके चल सकते, आप 4 लेके चले, ज़रा 4 लेके चलेंगे तो यह आएगा 3744। 3744 में 4 का मैंने भाग दिया, 3744 में आप लोगों ने किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया, तभी तो आपको ए बी सी पता लगेगा। 4 का भाग देना ज़रा, 4 का भाग देंगे सर, 4 नाम 36 होते हैं, एक बचेगा आपका 14, तो 4 तिया 12, 2 बचेंगे, 4 6 24, एक नंबर आया 9, एक 3, एक 6 और डी आपका 4 आ गया। चारों डिफरेंट आ रहा है, चारों डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब डी की वैल्यू 4 रखने पे ऐसा हो पाया। तो ए बी सी कितना मिला, ए बी सी आपको मिला 936। 936 को अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो 9 और 3 12, 12 और 6 कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखो इतनी देर से हम लोग सॉल्यूशन करा रहे हैं, अभी तक 5 क्वेश्चन का एनालिसिस हुआ है। अब सोचो पेपर जिन लोगों के सामने था उनकी शक्लें कैसी बन रही होंगी, जब हमारा सामने सॉल्यूशन है तो हमारी शक्लें ऐसी बन रही हैं। तो जिनके सामने पेपर था भाई बहुत हिम्मत वाले थे वो लोग, और यूपीएससी क्रैक करना अपने आप में वाकई में हिम्मत वाला काम है।
तो आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे आ रहा है और ये सेव हो चुका है। दो चीज़ें मुझे इस बोर्ड में पता लग चुकी है, कैसे सेव करना होता है, कैसे रफ करना होता है, और 3-4 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन। ये बताओ बेटा फटाफट से, अब थोड़ी सी स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे। एक्स वाई जेड के मानों में किसी का भी चयन के लिए एक्स वाई जेड रूप की 6 अंकों की संख्या, ये तो एसएससी के मैं हर बैच में आपको पढ़ाता हूँ नंबर सिस्टम के अंदर। बेटा कोई भी संख्या अगर एक्स वाई जेड फॉर्म में है तो आपको पता लगना चाहिए कि नंबर किसका मल्टीपल है। कैसे पता लगाते हैं? जोड़े कितने कितने के बन रहे हैं, ये देखिएगा एक बार। जोड़े यानी कि पेयर कितने कितने के बन रहे हैं। आप कहेंगे सर पेयर जो है वो 3-3 के बन रहे हैं। 3-3 के पेयर बन रहे हैं। जितने भी पेयर बने सबके नीचे 1 लगा दो। पेयर केवल 2 ही बने, दोनों के नीचे 1 आ गया। पेयर अगर 3 डिजिट का बन रहा है तो बीच में 2 जीरो आएंगी। पेयर अगर 4 डिजिट का बन रहा है तो बीच में 3 जीरो आएंगी। जितने डिजिट का पेयर बने उससे एक कम बार जीरो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल सुन लो। कल को यूपीएससी कुछ भी दे सकती है। इस पेपर को देख के मुझे ये बात का एहसास हो गया भैया। ABCD सर रिपीट तो हो रहा है, पर 4-4 का पेयर बन रहा है। पेयर कितने बन रहे हैं? पेयर केवल 2 ही बन रहे हैं, तो 2 बार तो आपका 1 आएगा। 4-4 के पेयर बने तो बीच में जीरो कितनी आएंगी? 3 आएंगी। तो मैं कह सकता हूं इस टाइप के दुनिया में जितने भी नंबर हैं ये 10,001 के मल्टीपल है, और ये नंबर किसका मल्टीपल होगा? 1001 का। और ये जान के आपको बहुत हार्दिक खुशी होगी कि 1001 में 7 का भी भाग जाता है, 11 का भी जाता है और 13 का भी जाता है। तीनों का मल्टीपल है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। बोल देना ऑनलाइन क्लास में। चलो बेटा, ये क्लीन नहीं, सेव क्लीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बेटा आज के सेशन में अगर हम 10 क्वेश्चन भी कर पाए ना कोई दिक्कत नहीं है। अगले 10 मैं आपको नेक्स्ट सेशन में अवेलेबल करा दूंगा। 20 क्वेश्चन मुझे कराने हैं, जो टॉप 20 मुझे लगे। अब सोचो जो छोड़े होंगे वो बहुत लो लेवल के रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप फोकस कीजिएगा एक बार। ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम के कम से कम 3-4 क्वेश्चन आए, और सारे ऐसे क्वेश्चन आए जो एसएससी या फिर किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को वो आने चाहिए। तो ध्यान देना एक बार। मान लीजिए x कोई धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, इस प्रकार का है कि 7x + 96 x से डिविजिबल है। 7x + 96 x से डिविजिबल है। ये तो बेटा देख के कह सकते हो कि 7x में x का भाग जा रहा है, x कैंसिल होगा। अब x का भाग 96 में भी जाना चाहिए, x का भाग 96 में भी जाना चाहिए। अब अगर मैं काउंट करने बैठूं कि सर 1 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, इस तरीके से तो काउंट हो नहीं सकता। तो आपको एक तरीके से ये पता करना है कि 96 में कितने नंबर्स का भाग जाता है और 96 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है। ये पता करने के लिए 96 के फैक्टर पता करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फैक्टर का। तो 96 के फैक्टर कैसे निकालोगे? पहले बेटा 96 को ब्रेक करो। ये होगा आपका 32 × 3, और ये हो जाएगा 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1। यानी जो भी नंबर दिया हुआ है पहले उसको प्राइम नंबर में ब्रेक कर लेंगे। अब जो पावर आपको सामने दिखाई दे रही है उस पावर में हम लोग हमेशा 1 ऐड करेंगे और आपस में उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 और 1 6, 1 और 1 2, 6 दूनी 12। इसका मतलब x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? x की बेटा 12 वैल्यू पॉसिबल है। x की 12 वैल्यू पॉसिबल है। आंसर ये भी हो सकता था, आंसर ये भी हो सकता था अगर इस पूरे क्वेश्चन में से ना एक वर्ड गायब हो जाए, आंसर डी ऑप्शन हो सकता था। क्या आप सोच सकते हैं वो कौन सा वर्ड है जिसने ऑप्शन को डी से सी बना दिया? कौन सा वर्ड है वो? इंटीजर, पूर्णांक। ये जितने भी 12 वैल्यूज आ रही है सारी इंटीजर है। अगर इस इंटीजर वर्ड को मैं गायब कर दूं ना तो बच्चे धोखा खा सकते हैं, तब भी 12 आंसर दे के आ सकते हैं। पर नहीं, यूपीएससी यही चाहेगा आप लोगों से, तब आंसर आएगा इनफाइनाइट। क्योंकि फिर फ्रैक्शन तो कितने भी हो सकते हैं। 12 में 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। क्या 12 में 1/3 का भाग जाता है? बिल्कुल जाएगा। 12 × 36 बार। क्या 12 में 1/4 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो फ्रैक्शन ऐसे इनफाइनाइट होंगे जिनका भाग 12 में 96 में पूरा पूरा जाएगा। तो अगर ये वर्ड इस क्वेश्चन में से गायब कर दे, डी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। इस बात को मेरे को ध्यान रखना। अगले आईएएस आप ही को बनना है। अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ये बताइएगा बेटा एक बार, क्वेश्चन नंबर 8, और वापस मैं बुलाऊंगा
अपने छोरे CL के छोरे को AIR 296 को, जो बहुत डेडिकेशन के साथ बड़ा मेहनत भी उसने की और अब मेरा सपोर्ट भी कर रहा है हर चीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है, बच्चों को डाउट नहीं बता पाता, काफ़ी बच्चों को लौटना पड़ता है, इसकी मैथ्स अच्छी है तो काफ़ी तरीके से ये हेल्प कर रहा है CL के उन बच्चों की जो वाकई में शाम तक बैठ के पढ़ते हैं। बेटा उमेश फटाफट से इनको 8वें क्वेश्चन का एक बार एनालिसिस करके बताइए। सर इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है, सो हमें जो डिजिट्स है PQRS वो मैक्सिमम लेने होंगे इसके अंदर। तो मैक्सिमम डिजिट्स 6, 7, 8 एंड 9 हम लेंगे इसके अंदर। और मैक्सिमम करने के लिए सर हमें जो ये सम है इनका वो मैक्सिमम करना होगा। और मैक्सिमम करने के लिए सर हमें P को 6 लेंगे और Q को 9 लेंगे और R और S को 7 और 8 ले सकते हैं सर हम। सो 6 + 9 और 7 + 8 15 × 15, तो ये हमारा आएगा 225। चलिए बेटा बहुत बढ़िया बात उमेश, बहुत अच्छे से आपने इसका एनालिसिस कराया। थोड़ा सा मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, बच्चा क्या कहना चाह रहा है उसकी फीलिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जैसे सेशंस में आता जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन ये आपको बना के देगा। उमेश AIR 296 लाने के बाद AA तो बन चुका है। मैं चाह रहा हूँ ट्रेनिंग लेने से पहले मैं उसको बहुत अच्छा टीचर भी बना दूँ। तो सुनिएगा सभी एक बार ध्यान देना, टीचर के सारे गुण है बच्चे के अंदर। 6, 7, 8, 9 इसने क्या बोला है, PQRS एक ऐसी संख्या है भिन्न भिन्न है, डिफरेंट आपको लेनी है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू आती है हमेशा मैक्सिमम नंबर्स के साथ। तो PQRS मैक्सिमम नंबर लेने सिंगल डिजिट में। सिंगल डिजिट में 4 सबसे बड़े नंबर कौन से हैं, 6, 7, 8, 9, ये 4 सबसे बड़े नंबर हैं। अब मैं PQRS कि कोई इतने भी आप कॉम्बिनेशन बना लेना, आप एक काम करना घर पे अटेंड ट्रायल से इसको P, इसको Q, इसको R, इसको S इस तरीके से मान के देखना, फिर P और Q की वैल्यू चेंज करके कुछ और कॉम्बिनेशन बनाना, तो आपको ये पता लगेगा जो हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट बता रहे हैं। क्या पता लगेगा आपको ये पता लगेगा सर P + Q आपको जोड़ना होता है हमेशा पहले और आखिरी को और बाकी दोनों को। अगर आपको प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए, बेटा तो आपको पहले और आखिरी को जोड़ना है और बीच वाले दोनों को जोड़ना है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 4 नंबर है, 3, 4, 6, 7। मैं चाहता हूं कि इनके 2-2 को लेकर के, किन्हीं भी 2-2 संख्या को लेकर के जोड़ा जाए और उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या मिलेगा। किन्हीं भी 2-2 को लेकर के जोड़ा जाए और मल्टीप्लाई किया जाए तो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो 7 + 3 6 + 4, 7 + 3 और 6 + 4 ये आप कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रोडक्ट पा सकते हैं। ठीक है बेटा, हो गया 8वां क्वेश्चन। ये हो गया आपका सेव, तो बहुत अच्छे से मैं समझ पाया हूं और ये क्लीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा बेटा। 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या बनाई गई है। 9 को जैसे मैं अगर एक बार लिखूं, 9 को अगर मैं एक बार लिखूंगा तो 9 बनेगा। 9 को अगर मैं 2 बार लिखूंगा तो 99 बनेगा। 9 को अगर मैं 3 बार लिखूंगा तो 999 बनेगा। इसी तरीके से उस बेचारे ने मेहनत करके 9 को कितनी बार लिखा है, 99 बार, 99 टाइम्स लिखा है। अब बोल रहा है कि एक काम करो 13 से भाग दो जरा और बताइए क्या रिमाइंडर आएगा। तो पूरी मेहनत के बाद जिस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे वो निष्कर्ष आपके सामने है। वो निष्कर्ष ये है कि 9 को अगर 6 बार लिख दिया जाए तो वो नंबर हमेशा 13 का मल्टीपल होगा। 9 को अगर 6 बार लिख दिया जाए तो वो नंबर हमेशा 13 का मल्टीपल होगा। मतलब भाग देने पे 0 बचेगा, अंडा बचेगा। ऐसा क्यों कह पा रहा हूं, क्या ये नंबर XYZ टाइप का नहीं है। अब ये भी डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से, XYZ इस टाइप के सारे नंबर 1001 के मल्टीपल होते हैं और 1001 के मल्टीपल होते हैं तो वो 7 के भी होंगे, 11 के भी होंगे और 13 के भी होंगे। तो ये क्वेश्चन 13 के लिए भी बन सकता था, ये क्वेश्चन 7 के लिए बन सकता था, ये क्वेश्चन 11 के लिए भी बनाया जा सकता था, पर यूपीएससी ने ये क्वेश्चन बनाया 13 के लिए। तो 13 के लिए ही हम लोग आंसर दे रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी एक बार, 9 को 6 बार लिखने पर 13 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आता है। 9 को लिखा गया 99 बार, तो 6 के कितने मल्टीपल बनेंगे,
6 के कितने मल्टीपल बनेंगे? 96 तक 6 के मल्टीपल बन चुके हैं। 3 बार 9 और बचा हुआ है, तो 3 बार 9 अगर बचा हुआ है 13 से भाग दो। 13 से भाग देने पर रिमाइंडर इन चारों में से आपको मिल जाएगा। 13 7 91 होते हैं। कितने बचे हुए हमारे पास? 8 बचे हुए हैं। 89 में 13 का भाग दो। 89 में 13 का भाग दो। 13 छिंग 78। चलिए बेटा, भाग देंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा उमेश? 11 रिमाइंडर आएगा। वेरी गुड बेटा ना। एक आखिरी क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा इसको पहले सेव कर दिया जाए। चलिए 10 तक करेंगे, बाकी के 10 हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। चलो, 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, यानी कि 1 कितनी बार है? 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी को इसी से गुणा करना है, यानी कि इसका स्क्वायर करना है। तो क्या मिलेगा? संख्या जो मिलेगी उसके अंकों का योगफल क्या आएगा? मैं हमेशा क्लास में बताता रहता हूं कि किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर करना है जिसमें सारे के सारे डिजिट्स 1 है, तो उनका स्क्वायर कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको 111 का स्क्वायर करना है, तो बेटा आपको ये देखना है 1 कितनी बार है? 3 बार है। तो 1 2 3 2 1 कितना आएगा? 1 2 3 2 1। 3 तक आगे बढ़ेंगे फिर रिवर्स होंगे। सपोज मुझे सर 1111 का स्क्वायर निकालना पड़ गया, तो मौत थोड़ी ना आ जाएगी। 1 कहाँ तक आ रहा है? 4 तक आ रहा है, तो 1 2 3 4 3 2 1। सेम हादसा इस नंबर के साथ भी होगा। 1 कितनी बार आ रहा है? 9 बार आ रहा है। 1 अगर 9 बार आ रहा है तो सर 9 तक लिख देंगे। बिल्कुल आप लिख सकते हो, और आपको लिखना भी चाहिए, और फिर उल्टा भी करना है। ये आ चुका है नंबर। अब इसने देखो नंबर नहीं पूछा, क्योंकि इसे पता है कि ऑप्शन इतने बड़े बड़े कौन लिखेगा, कितना चालाक प्राणी है। इसने नंबर नहीं पूछा, इसने पूछा है कि नंबर तो आप निकाल लोगे क्योंकि आपका रफ शीट है। आप तो मुझे उस नंबर के अंकों का योग बताइए, सम ऑफ डिजिट्स। अंकों का योग आपको बताना है। 1 से लेके 9 तक जोड़े और 1 से लेके 8 तक जोड़े। अंकों का योग बताना है। कितना आएगा उमेश? आइए फटाफट से बताइए, कैसे इसका सम निकालेंगे? उमेश बताएगा आपको। सर इसका सम निकालने के लिए हम नेचुरल नंबर का जो सम का फॉर्मूला होता है वो यूज़ कर सकते हैं सर। जो होता है सर n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो हमारे पास यहाँ 1 से लेकर 9 तक नंबर है। सो 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 प्लस में 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2। ये हमारा सम आ जाएगा सर। ये होगा 45 और ये 4 पर जाएगा प्लस 36, तो ये हमारा सम आ जाएगा 81। बहुत बढ़िया उमेश। वैसे भी अगला लक्ष्य बेटा अपना यूपीएससी है। अभी से अगर तू सुसाइड कर लेगा तो मेंस तो अपन को करना ही आगे जाके। 81 आपका आंसर आ गया। और एक नई बात मैं आपको बताता हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को पता होती है ना, जब भी ऐसा कोई भी सीक्वेंस बने बेटा, ऐसा सीक्वेंस का मतलब पहले नंबर बढ़ रहे हैं फिर कम हो रहा है। 1 से 9 तक बढ़ा फिर कम हो गया, 1 से 6 तक बढ़ा फिर कम हो गया, 1 से 5 तक बढ़ा फिर रिवर्स हो गया। ऐसे सीक्वेंस में हमेशा जो आंसर आता है सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर आता है। ये बात ध्यान रखें। 9 का स्क्वायर 81 क्वेश्चन का आंसर है। आपको ये हालांकि बेसिक जो मैं इसने बताया बिल्कुल आपको जानना चाहिए, क्योंकि मैं इसको यही चाह रहा हूँ कि बच्चों को बेसिक सिखाया जाए। तो नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला बेटे ने बहुत शानदार लिखा है। n इंटू एन प्लस 1/2। सभी को आपने जोड़ा, 1 से लेकर 9 तक जोड़ा, 1 से लेकर 8 तक जोड़ा, ऐड कर दिया, 81 आ गया। पर आप वाकई में अगर थोड़ा सा और फास्ट होना चाहते हैं तो जो नंबर सबसे बड़ा है आप उसका स्क्वायर करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 का सम कितना आएगा, आप बिल्कुल रात में भी अगर 12 बजे उठे पानी पीने के लिए तो भी 5 का स्क्वायर 25 बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। जोड़ के देख लो एक बार। नंबर कम लिए क्योंकि टाइम है हमारे पास। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 आ गया बेटा। इनको जोड़िएगा। 4 और 3 12, सॉरी 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 15 और 10 कितने हुए? 25 हुए। हैंस प्रूफ LHS इक्वल टू RHS बराबर हो चुका है। पर ये तभी करना जब सीरीज बढ़े और फिर कम हो। तो 10 क्वेश्चन का एनालिसिस आ चुका है। कैसा लगा आप लोगों को गुरु चेला का संवाद मुझे बताइए कमेंट के जरिए। और मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, हो सकता है सेशन कम समझ में आए, उस लेवल के क्वेश्चन थे।
बाकी के 10 क्वेश्चन भी लेके आएंगे और बहुत जल्दी ही हम वो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं और बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है जो बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं। तब तक के लिए बेटा चीज़ों को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको AIR 296 की टीचिंग। थैंक यू सो मच।